Assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube channel Dr. Aman's video. Today we will discuss about writing a research proposal. That what is research proposal and how can we write an effective research proposal. First of all, we would like to know about that what do we mean by a research proposal or what is a research proposal. So research proposal is a written document which describe the logical step of a research project. कुछ लोग इसे रिसर्च साइनॉप्सिस भी कहते हैं। तो रिसर्च साइनॉप्सिस और रिसर्च प्रपोजल जो है ये एक लिखा हुआ डॉक्यूमेंट है जिसमें हम रिसर्च प्रोजेक्ट के सारे स्टेप्स जो है एक लॉजिकल वे में लिखते हैं और उसे रिसर्च प्रपोजल कहा जाता है। डियर वीवर, एज यू नो दैट रिसर्च जो है ये एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है डेटा कलेक्शन का, एनालिसिस का और फिर उसके इंटरप्रिटेशन का। सो रिसर्च इज ए सिस्टमेटिक प्रोसेस। अब जो दूसरा क्वेश्चन आपके जहन में आएगा वो ये है कि वाई वी डू रिसर्च। हम रिसर्च क्यों करते हैं, क्यों हमें ज़रूरत पड़ती है। सो द मोस्ट सिंपल आंसर विच आई कैन कोट दैट वी डू रिसर्च इन ऑर्डर टू एक्सप्लोर द रियलिटी। हम क्यों रिसर्च करते हैं? ताकि हम रियलिटी तक पहुंच सकें। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय रियलिटी? सो रियलिटी is a state of thing as they actually exist. रियलिटी इसे कहते हैं कि चीज़ें एक्चुअली कैसे हैं, चीज़ों की जो असली हालत है उसको रियलिटी कहते हैं। किसी भी चीज़ की असली हालत उसको रियलिटी कहते हैं। तो हम रिसर्च इसलिए करते हैं ताकि हम रियलिटी तक पहुंच जाए। किसी भी चीज़ की रियलिटी तक पहुंचने के लिए हमें रिसर्च की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए द मेन पर्पस ऑफ द रिसर्च इज टू एक्सप्लोर द रियलिटी ऑफ द यूनिवर्स। फॉर एग्जाम्पल, अब एक क्वेश्चन है कि लेट्स से वी से कि एक पर्टिकुलर रीजन में डायबिटीज की परसेंटेज कितनी है। कोई 10% कहता है, कोई 50% कहता है, कोई 30% कहता है, लेकिन नोबडी नोज अबाउट द रियलिटी। So we need to address this question and we need to reach the reality about the prevalence of diabetes mellitus in a particular region. तो हमें रिसर्च की ज़रूरत पड़ेगी। Research will tell us the exact percentage of prevalence of diabetes mellitus. अभी एक recent example दूँ। चाइना में कोविड-19 का एपिडेमिक हुआ दिसंबर 2019 में। तो शुरू में ये अननोन था कि निमोनिया किसकी वजह से हो रहा है, बट इट वॉज रिसर्च विच लीड अस टू द रियलिटी कि ये एक वायरस की वजह से हो रहा है और वो एक नया वायरस है। सो रिसर्च टेल्स अस, या यू कैन से कि इट एक्सप्लोर द रियलिटी ऑफ द थिंग्स। अब क्वेश्चन ये है कि हम रिसर्च कहाँ से शुरू करेंगे। कोई भी रिसर्च प्रपोजल लिखने से पहले आपके पास एक आइडिया होना चाहिए कि आप इस चीज़ पे रिसर्च करना चाहते हैं। तो what is the zero of starting a research project? So my dear, जो ज़ीरो है रिसर्च प्रोजेक्ट का वो है प्रॉब्लम स्टेटमेंट और प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। कोई भी प्रॉब्लम जब आप आइडेंटिफाई करते हैं तो उस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उस प्रॉब्लम को आंसर करने के लिए यू नीड टू डू अ रिसर्च प्रोजेक्ट। क्या हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ज़रूरत पड़ती है? सो द आंसर इज नो। देयर आर सम प्रॉब्लम्स विच हैव वेरी ऑब्वियस एंड डेफिनेट आंसर। जैसे फॉर एग्जांपल, हम कहते हैं कि एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे 500 बच्चों को हमने इनरोल किया इम्यूनाइजेशन के लिए। एट द एंड हमें सिर्फ 20 बच्चे जो थे वो बच गए थे, बाकी सारे लोगों ने छोड़ दिया था इम्यूनाइजेशन। सो नाउ देयर इज अ प्रॉब्लम दैट व्हाट कुड बी द रीजन ऑफ दैट detachment of the children from immunization। अब हम जब पूछते हैं मुतल्लिका ज़िले से, वो हमें बताते हैं कि चूँकि क्राइसिस थे जिसकी वजह से कर्फ्यू था, तो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ और लोग जो थे वो प्रॉपर काम नहीं कर सके, जिसकी वजह से इम्यूनाइजेशन नहीं हो सकी। नाउ द आंसर इज़ वेरी ऑब्वियस, यू डोंट नीड टू डू अ रिसर्च बिकॉज यू गॉट अ डेफिनेट आंसर फॉर दैट क्वेश्चन। तो हर प्रॉब्लम के लिए आपको रिसर्च की ज़रूरत नहीं पड़ती। उस प्रॉब्लम को रिसर्च की ज़रूरत पड़ती है जहाँ कॉन्फ्लिक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा क्लियर हो और उसके कई आंसर हो सकते हो उस कॉन्फ्लिक्ट के।
तो वहाँ पे आपको रिसर्च करना पड़ता है ताकि आप एक्सप्लोर करें रियलिटी को कि व्हाट इज़ द रियलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉन्फ्लिक्ट और व्हाट इज़ द रियलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम। थोड़ा सा मैं आपको ये भी बताऊं कि प्रॉब्लम क्या चीज़ है। हर वो ऑब्स्टेकल जो आपको अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने से रोकती है, हम उसे प्रॉब्लम कहते हैं। कोई भी ऑब्स्टेकल इन योर पाथ विच हाइंडर यू from reaching to your destination, that is a problem. So that type of problems need a research. जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक और एग्जांपल दूं। अब हम जानना चाहते हैं कि फॉर एग्जांपल वी से कि यार जो मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफिलोकोकस ऑरियस बैक्टीरिया है, जो सुपर बर्ग है, अब वी वांट टू नो कि इसका करंट रेजिस्टेंट पैटर्न क्या है। हमें नहीं पता। अब इसके कई आंसर हो सकते हैं। सो इफ यू वांट टू एक्सप्लोर द रियलिटी, हमें रिसर्च की ज़रूरत पड़ेगी, हम रिसर्च करेंगे। अदरवाइज हम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस पैटर्न जो है, करंट ट्रेंड जो है MRSA का, उस तक नहीं पहुंच सकते। इसी तरह और बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं जिसकी हमें रिसर्च की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन जब आप प्रॉब्लम एक दफ़ा आइडेंटिफाई कर लें तो सबसे पहले आपने उस प्रॉब्लम को एक स्टेटमेंट की शक्ल में लिखना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि लेट्स से कि इस वक्त हम ये देखना चाहते हैं कि पेशावर एक सिटी है पाकिस्तान की, कि पेशावर में कोरोना वायरस की प्रेवलेंस कितनी है। एक तो वो रिपोर्टेड प्रेवलेंस है, जो लोग सस्पेक्ट थे उनके टेस्ट हो गए, लेकिन और भी बहुत ज़्यादा लेटेंट इन्फेक्शन पीपल हो सकते हैं। तो हम सारी की प्रेवलेंस देखना चाहते हैं, लेटेंट इन्फेक्शन और एक्टिव इन्फेक्शन सबकी प्रेवलेंस अगर देखना चाहते हैं तो हम इस प्रॉब्लम को पहले एक स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल वी वुड लाइक टू स्टेट दैट प्रॉब्लम इन अ सेंटेंस दैट व्हाट इज द प्रेवलेंस ऑफ बोथ लेटेंट एंड एक्टिव इन्फेक्शन ऑफ कोविड-19 इन पेशावर पाकिस्तान। तो अब आपने इसको एक स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख दिया। तो पहला स्टेप, यू नीड टू आइडेंटिफाई अ प्रॉब्लम। सेकंड स्टेप, यू नीड टू राइट अ स्टेटमेंट ऑफ दैट प्रॉब्लम। तीसरी चीज आपने ये करनी है कि आपने इस स्टेटमेंट को थोड़ा सा एनालाइज करना है। लेट्स से आपने सबसे पहले ये देखना है कि ये स्टेटमेंट रेलेवेंट भी है। बाय रेलेवेंसी वी मींस कि जिस टारगेट पॉपुलेशन में आप काम कर रहे हैं, क्या उसने उस पॉपुलेशन के लोगों को हिट भी किया है, उनके लिए ये इंटरेस्टेड भी है, उनके कंसर्न भी है इस प्रॉब्लम के बारे में। तो ये सारी चीज़ें रेलिवेंसी के बारे में आती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू चेक द रेलिवेंसी ऑफ योर प्रॉब्लम। दूसरी चीज़ आपने ये देखनी है कि कहीं आप डुप्लीकेशन तो नहीं कर रहे हैं। जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपने लिखा है, तो क्या वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट के पहले से आंसर मौजूद तो नहीं है। ये तो नहीं है कि यू आर जस्ट गोइंग टू डुप्लीकेट द ऑलरेडी नॉन फाइंडिंग। तो इस चीज़ को भी आपने देखना है। तीसरी चीज़ आपने ये देखनी है कि अर्जेंसी ऑफ द प्रॉब्लम, कि क्या इससे ज़्यादा कोई और प्रॉब्लम ज़रूरी तो नहीं है जिसकी रिसर्च पहले की जाए। क्योंकि आपने जब आप प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हैं तो यू नीड टू प्रायोरिटाइज ऑल दोज प्रॉब्लम। तो आपने ये देखना होता है कि कहीं इस प्रॉब्लम से ज़्यादा कोई और प्रॉब्लम ज़रूरी तो नहीं है, उसके डेटा हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत तो नहीं है। तो आपने ये चीज़ भी देखनी है। फिर आपने पॉलिटिकल एक्सेप्टेबिलिटी देखनी है। ये देखना है, ऐसा प्रॉब्लम स्टेटमेंट लेना है जो पॉलिटिकल अथॉरिटीज़ होती हैं आपके कंट्री के, आपके रीजन के, वो उनके कंसर्न का भी हो, उनके इंटरेस्ट का भी हो, और वहाँ पे इसकी एक्सेप्टेबिलिटी भी हो, ताकि आप उसको बेहतर तरीके से एग्जीक्यूट कर सके। क्योंकि अगर पॉलिटिकल एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है, अथॉरिटीज़ उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते, तो उस प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी कम हो जाती है और आप उसे एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। तो पॉलिटिकल एक्सेप्टेबिलिटी को भी आपने देखना है और आपने फिजिबिलिटी भी देखनी है। जैसे आपने रिक्वायर्ड बजट देखना है कि इस प्रोजेक्ट के लिए मेरे पास रिक्वायर्ड बजट है। आपने ह्यूमन रिसोर्स देखना है, आपने स्किल्स देखने हैं लोगों के, और बहुत सारे ऐसे कंडीशन, आपने इंस्ट्रूमेंट देखने हैं, आपने पावर सप्लाई देखना है, आपने टाइमिंग देखनी है, आपने बहुत सारी चीज़ें जो फिजिबिलिटी है कि आया ये प्रोजेक्ट जो आपने डिज़ाइन करने की तरफ आप जा रहे हैं ये फिजिबल भी है, आप इसको एग्जीक्यूट भी कर पाएंगे, या इन सारे रिसोर्सेज में जो अवेलेबल रिसोर्सेज है इन सारे में ये जो है एग्जीक्यूटेबल नहीं है। तो ये चीज़ भी आपने फोकस करनी है। फाइनली आपने ये भी देखना है
कि इस चीज़ की जहाँ पे जिस कम्युनिटी में, जिस सोसाइटी में, जिस कंट्री में आप ये प्रोजेक्ट, ये स्टेटमेंट लिख रहे हैं, तो वहाँ पे इसकी एथिकल एक्सेप्टेबिलिटी है, एथिकली लोग इसको एक्सेप्ट करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको दूं, अब जैसे कि पाकिस्तान की सोसाइटी में आप कहें कि हम जो है जो इमोरल सॉरी जो इम मैरिज, जो आउट ऑफ मैरिज जो वो है मैरिज, वो है एबॉर्शन है, तो हम उनके इफ़ेक्ट्स देखना चाहते हैं। तो क्या ये हमारी सोसाइटी में तो पॉसिबल नहीं है कि मैरिज के बगैर एबॉर्शन अगर कहीं होते भी है तो वो आपसे कोई शेयर कर लेगा। इसकी कोई एथिकल एक्सेप्टेबिलिटी नहीं बनती हमारी सोसाइटी में। इसी तरह और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें से आपको ये देखना होता है कि क्या एथिकली ये एक्सेप्टेबल है, लोग हमें इसके लिए डेटा देंगे। लोग जैसे आप फॉर एग्जांपल कोई, जैसे हमारे यहाँ फीमेल तक पहुँचने में बड़ा कॉन्स्ट्रेंट है, तो आप कोई फीमेल की बहुत ज़्यादा पर्सनल लाइफ की कोई चीज़ उठाते हैं, इस पर रिसर्च करते हैं, तो क्या फ़ीमेल आपको डेटा देगी? क्या लोग आपको एक्सेस देंगे अपने फ़ीमेल तक? क्या लोग आपको इन्फॉर्म कंसर्न साइन करने के लिए देंगे? तो ये सारी चीज़ें आपने देखी है कि उसकी इथिकल एक्सेप्टेबिलिटी कितनी है। अगर वो इथिकल भी एक्सेप्टेबल नहीं है उस कम्युनिटी के लिए, उस सोसाइटी के लिए, तो उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट का कोई फ़ायदा नहीं है। आपने इस चीज़ को भी देखना है। अब जब ये सारी चीज़ें ठीक ठाक हो और आप एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिख लें, तो इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो है लिटरेचर रिव्यू का, कि जो अवेलेबल लिटरेचर है आपने उसको रिव्यू करना है। अब अगेन क्वेश्चन ये है कि व्हाई डू वी नीड टू रिव्यू द अवेलेबल लिटरेचर? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इसलिए देखना होता है कि किसी और ने ऑलरेडी ये रिसर्च किया तो नहीं है, इस चीज़ का आंसर लिटरेचर में अवेलेबल तो नहीं है। अगर ऑलरेडी इसका आंसर लिटरेचर में अवेलेबल है तो फिर आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो लिटरेचर रिव्यू टेल्स यू या अवॉइड अबाउट द डुप्लीकेशन ऑफ द रिसर्च। दूसरा काम जो आपने करना है वो ये है कि आप बाकी लोगों के एक्सपीरियंस से सीखते हैं, कि जो बाकी लोग इन्हें डिफरेंट रीजन में इस तरह या डिफरेंट वेरिएबल्स के साथ इस तरह के प्रोजेक्ट किए थे, तो उनका एक्सपीरियंस क्या था, उन्होंने कौन सी मेथडोलॉजी यूज़ की थी, क्या सैम्पल साइज़ लिया था, किस तरह की सैम्पलिंग की थी, किस तरह के बैरियर ओवरकम किए थे, किस तरह कंफाउंडिंग वेरिएबल को रोका था। तो ये सारी चीज़ें लोगों के एक्सपीरियंस से आप सीखते हैं, क्योंकि लोग अपना एक्सपीरियंस जो है वो रिटर्न पब्लिक जो डॉक्यूमेंट है उसमें शेयर करते हैं। और आप अपने स्टेटमेंट को, प्रॉब्लम स्टेटमेंट को मज़ीद रिफ़ाइन कर सकते हैं, क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा जानते हैं लिटरेचर से, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको पता चलता है, तो आप और भी अपने स्टेटमेंट को रिफ़ाइन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द अवेलेबल लिटरेचर। और आप जो और क्या काम कर सकते हैं, और दूसरी चीज़ आप अपने आप को और बाकी लोगों को कन्विंस कर सकते हैं कि वाकई में जब आप अवेलेबल इंफॉर्मेशन देखते हैं तो आपको पता चलता है कि वाकई में इस रिसर्च टॉपिक पे, इस रिसर्च एरिया में ये वाली इंफॉर्मेशन मिसिंग थी और इसकी वाकई में ज़रूरत भी थी। तो आप अपने आप को और अपने रीडर को या अपने फंडर को, जहाँ से आप फंड लेने जा रहे हैं, या अगर एकेडमिक में आप कर रहे हैं तो अपने सुपरवाइज़र को कन्विंस करने के लिए वहाँ से मटेरियल ले सकते हैं और उसको भी कन्विंस कर सकते हैं। और फाइनली आप अपने आप को इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स ऑफ दैट प्रॉब्लम स्टेटमेंट में एक्सपर्ट कर सकते हैं इन ऑर्डर टू रिव्यूइंग अ लॉट ऑफ लिटरेचर अवेलेबल पर्टिकुलर टू दिस स्टेटमेंट और पर्टिकुलर टू दिस प्रॉब्लम। तो इसलिए आपने लिटरेचर रिव्यू भी करना है। अब आप लिटरेचर रिव्यू कहाँ से करेंगे? तो लिटरेचर रिव्यू आप इंडिविजुअल से भी कर सकते हैं। जो लोग इस फील्ड के एक्सपर्ट हैं आप उनके पास चले जाएं, उनसे पूछें, वो आपको रेलिवेंट गाइडेंस दे देंगे, रेलिवेंट रेफरेंस दे देंगे, एक्सपर्टीज़ के बारे में बता देंगे, प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बता देंगे। इस तरह के अगर पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है किसी खास टॉपिक के लिए, जैसे आप HIV पे काम कर रहे हैं, हेपेटाइटिस बी पे काम कर रहे हैं, तो अगर उसके कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो उसके लिए काम करते हैं तो उनके पास चले जाएं, उनसे अवेलेबल इंफॉर्मेशन ले लें। इसके अलावा बुक्स अवेलेबल इंफॉर्मेशन के लिए आप जो है कंसल्ट कर सकते हैं। और मोस्ट कॉमनली आपको रिसर्च आर्टिकल और जर्नल्स जो हैं वो देखने होते हैं थ्रू इंटरनेट में भी फिर आपको मुख्तलिफ सर्च इंजन और डेटाबेसेस का सहारा लेना पड़ता है, जैसे गूगल स्कॉलर और पबमेड जो है उसको आप देख सकते हैं फॉर पर्टिकुलरली फॉर बायोमेडिकल और बायोलॉजिकल रिसर्च जो है उसके लिए। तो पबमेड और गूगल स्कॉलर पे आप जो है रिसर्च आर्टिकल देख सकते हैं, आप रिव्यू दे सकते हैं, आप केस रिपोर्ट देख सकते हैं, यानी कि मुख्तलिफ चीज़ें जो आपके टॉपिक से रेलेवेंट जो है वो पब्लिश हुई हैं, आप वो सारी चीज़ें वहाँ से उठा सकते हैं और आप उसको डिटेल रीड कर सकते हैं इन ऑर्डर टू डू ऑल दोज थिंग्स एज आई टोल्ड यू नाउ। अब हम जाते हैं, जब ये सारे काम हो जाएं,
आप लिटरेचर भी रिव्यू कर लें, आप कन्विंस हो जाएं कि आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट ठीक है, आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट को आप लिख लेते हैं। नाउ यू नीड टू सेट योर ऑब्जेक्टिव। अब आपने ऑब्जेक्टिव सेट करने होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट डू यू मीन बाय ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिसर्च? जो ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिसर्च है उसमें आप क्लियरली अपने वेरिएबल के बारे में बताते हैं कि आप वेरिएबल के साथ क्या करेंगे, कहाँ करेंगे और कैसे करेंगे। सो इन ऑब्जेक्टिव you clearly declare that what would you do with your variable and how would you do and where would you do all these things with your variable. Or in a very simple statement you can say that in objective you can tell or you need to tell that what would you really do through this research project, कि आप इस रिसर्च प्रोजेक्ट के ज़रिए क्या करना चाहते हैं, असल में आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, आपके मकासद क्या हैं, तो वो आपने ऑब्जेक्टिव्स में लिखने होते हैं। ठीक है। अब ऑब्जेक्टिव में आपने बड़ा स्पेसिफिक लिखना होता है। फॉर एग्जांपल, मैं अगर एग्जांपल दूं कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस सेंसिटिविटी ऑफ द MRSA के बारे में अगर हम लिखना चाहेंगे तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल लिखेंगे कि वी वुड isolate and identify methicillin resistant staphylococcus aureus from, for example आप clinical specimen से ले रहे हैं तो from different clinical specimen at for example XY hospital in फला फला एरिया। ठीक है, तो स्पेसिफिकली आपने फिर दूसरा ऑब्जेक्टिव आप लिखेंगे कि आफ्टर दैट वी विल टू डिटरमाइन द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस सेंसिटिविटी पैटर्न ऑफ मेथिसिलिन रेजिस्टेंस स्ट्रेन आइसोलेटेड फ्रॉम डिफरेंट क्लिनिकल स्पेसिमेन एट फला 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 एरिया। तो आपने स्पेसिफिकली बताना होता है कि मैं अब इस रिसर्च प्रोजेक्ट में क्या करने जाऊंगा। जैसे मैंने आपको कोविड-19 की प्रेवलेंस के बारे में बताया, तो आपने ये लिखना होता है कि टू डिटरमाइन दी prevalence of latent infection of COVID-19 to determine the, या latent के लिए आप asymptomatic infection भी यूज़ कर सकते हैं या subclinical infection भी यूज़ कर सकते हैं, और फिर आप ये कह सकते हैं कि to determine the patient with active disease of COVID-19 in Peshawar। तो इस तरह आपने स्पेसिफिकली स्टेप बाय स्टेप बताना होता है कि आपने जो ये जर्नलाइज करके प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखा था तो उसके लिए आप क्या क्या मेजर्स लेंगे और किस तरह फिर आप ये अचीव करेंगे। तो इसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव। तो आपने अपने ऑब्जेक्टिव सेट करने हैं। जब आपके ऑब्जेक्टिव सेट हो जाए, ऑब्जेक्टिव में अगेन मैं आपको बताऊं व्हाट टू डू, वेयर टू डू, हाउ टू डू। व्हाट टू डू, वेयर टू डू एंड हाउ टू डू, इन तीन चीज़ों को आपने एड्रेस करना है अपने ऑब्जेक्टिव में। जब आपके ऑब्जेक्टिव सेट हो जाए तो फिर आपने ये बताना होता है कि अब आपकी मेथडोलॉजी क्या होगी, आपके सारे प्रोसीजरल स्टेप्स क्या होंगे ये ऑब्जेक्टिव को एग्जीक्यूट करने के लिए, इन ऑब्जेक्टिव्स को प्रैक्टिकली करने के लिए आपको कौन से प्रोसीजरल स्टेप्स की, इंस्ट्रूमेंट की और मेथड्स की ज़रूरत होगी, तो आप फिर वो बताएंगे। उसमें सबसे पहले आप बताएंगे कि ये पर्टिकुलर रिसर्च ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए आपको कौन से रिसर्च डिज़ाइन की ज़रूरत होगी या कौन से रिसर्च टाइप की ज़रूरत होगी। एज वी नो दैट देयर आर डिफरेंट रिसर्च टाइप्स। तो आप हर किस्म की स्टडी के लिए, जैसे आपको रिलेशन स्टडी कर रहे हैं, आप क्रॉस सेक्शनल स्टडी कर रहे हैं, आप एक्सपेरिमेंटल स्टडी कर रहे हैं, या आप कोई भी ऐसी चीज़ देखना चाह रहे हैं जैसे केस कंट्रोल कर रहे हैं, कोहोर्ट स्टडी कर रहे हैं, तो इसलिए आपने उस पर्टिकुलर रिसर्च डिज़ाइन को या रिसर्च टाइप को सेट करना होगा, चूज करना होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू डिसाइड अबाउट अ राइट रिसर्च डिज़ाइन फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ दैट पर्टिकुलर रिसर्च प्रोजेक्ट। ठीक है। उसके बाद आपने अपना स्टडी पॉपुलेशन डिफाइन करना है कि इस रिसर्च प्रोजेक्ट में आपका टारगेट या आपका स्टडी पॉपुलेशन क्या है, आप कौन सी स्टडी को आप कौन सी पॉपुलेशन को स्टडी करना चाहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने MRSA की बात की, तो MRSA में आपका स्टडी पॉपुलेशन क्या है, मेथिसिलिन रेजिस्टेंस स्टेफिलोकोकस ऑरियस। लेकिन मेथिसिलिन रेजिस्टेंस स्टेफिलोकोकस ऑरियस तो पूरी दुनिया में है, तो क्या आप पूरी दुनिया के MRSA का एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस पैटर्न देख रहे हैं? नहीं, हमने कहा था कि हम सिर्फ पेशावर के एक सबसे बड़े हॉस्पिटल में जो MRSA आइसोलेट होंगे उनका एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस सेंसिटिविटी पैटर्न। तो आप अपना पॉपुलेशन इस तरह डिफाइन करेंगे कि वो वाले MRSA स्ट्रेन जो फॉर एग्जांपल एक्स हॉस्पिटल ऑफ पेशावर में इस ड्यूरेशन में
आइसोलेट होंगे डिफरेंट क्लिनिकल स्पेसिमेन से, तो वो हमारा स्टडी पॉपुलेशन होगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि नहीं, मैं फॉर एग्जांपल सूडोमोनास को देखता हूं, तो आप कहते हैं कि मैं सूडोमोनास का एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस पैटर्न देखना चाहता हूं, ये मेरा स्टडी पॉपुलेशन है। अब ये स्टडी पॉपुलेशन डिफाइन नहीं है, क्योंकि एमआरएसए तो बर्न पेशेंट से इंडिया में भी आइसोलेट होगा, पाकिस्तान में भी होगा, बांग्लादेश में भी होगा, अमेरिका में भी होगा, दूसरे कंट्रीज में भी होगा। सो यू नीड टू डिफाइन प्रॉपरली योर स्टडी पॉपुलेशन। तो आप ये बताएंगे कि फॉर एग्जांपल एक्स हॉस्पिटल ऑफ पिशावर में जो बर्न पेशेंट आएंगे, उनसे जो सुडोमोनास एरिजिनोसा आइसोलेट होगा इन दैट पार्टिकुलर टाइम पीरियड, वो मेरा स्टडी पॉपुलेशन होगा। तो देयरफॉर आपने अपना स्टडी पॉपुलेशन क्लियरली डिफाइन करना है। फिर उसके बाद चूंकि आप सारा स्टडी पॉपुलेशन तो स्टडी नहीं कर सकते, अब फॉर एग्जांपल 2000 सुडोमोनास एरिजिनोसा आता है, तो आप 2000 सुडोमोनास एरिजिनोसा को तो स्टडी नहीं कर सकते, तो आप एक रिप्रेजेंटेटिव सैंपल लेते हैं अपने स्टडी से। रिप्रेजेंटेटिव क्यों? ताकि वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स रिप्रेजेंट कर रहे जो इन लार्ज आपके पॉपुलेशन में मौजूद हैं। तो आपने क्या करना है, आपने अपना सैंपल लेना है पॉपुलेशन से। सो सैंपल इज अ सिलेक्शन ऑफ ए स्टडी यूनिट फ्रॉम योर पॉपुलेशन। सैम्पलिंग और सैंपलिंग जो है वो आपने सिलेक्शन है अपनी स्टडी यूनिट का, जो आपका स्टडी पॉपुलेशन है, क्योंकि आप सारा स्टडी को पॉपुलेशन ऑफ स्टडी को तो स्टडी नहीं करें, तो उसमें से सैंपल ले रहे हैं, तो वो सैंपल आप लेते हैं और वो सैंपल लेके आप स्टडी करते हैं। अब अगेन यहाँ प्रॉब्लम आएगा कि कितने नंबर ऑफ सैंपल लेंगे, 100 लेंगे, 200 लेंगे, 500 लेंगे, आपका सैंपल साइज कितना होगा। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो देयर आर डिफरेंट टेक्निक टू कैलकुलेट योर सैंपल साइज। मैं उसके डिटेल में नहीं जा रहा, क्योंकि आज का जो हमारा लेक्चर है वो सिर्फ मेजर स्टेप्स ऑफ रिसर्च प्रपोजल्स के बारे में है। तो आपने ये डिसाइड करना है, ये कैलकुलेट करना है कि मुझे कितने नंबर ऑफ सैंपल चाहिए होंगे। ये डिपेंड करता है डिफरेंट कंडीशंस पे, क्योंकि डिफरेंट स्टडीज़ में सैंपल कैलकुलेट्स करने का तरीका डिफरेंट है। तो इसलिए डिपेंड करता है कि आप क्रॉस सेक्शनल स्टडी कर रहे हैं, केस कंट्रोल कर रहे हैं, कोहॉर्ट कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंटल स्टडी कर रहे हैं, कौन एक्सपेरिमेंटल है, कौन सा टाइप ऑफ स्टडी आप कर रहे हैं, तो उसी टाइप के मुताबिक आपने सैंपल साइज कैलकुलेट करना होता है। तो जब आप सैंपल साइज कैलकुलेट कर लेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल लेट से आपने कैलकुलेट किया कि मैंने 200 सैंपल साइज लेना है अपने पॉपुलेशन से। अब यहाँ क्वेश्चन ये आता है कि आपका पॉपुलेशन तो बहुत ज़्यादा है, लेट्स से कि वो 10,000 है, तो 10,000 में आप 200 कैसे लेंगे, कौन सा टेक्निक यूज़ करेंगे, पहले वाले, आखिरी वाले, बीच वाले, किस तरह आप चूज़ करेंगे कि ये 100 को मैं स्टडी करता हूँ एज अ सैंपल। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगेन देयर आर डिफरेंट टेक्निक ऑफ सैम्पलिंग। सैम्पलिंग के लिए डिफरेंट टेक्निक यूज़ होते हैं, वो भी डिपेंड करता है आपके रिसर्च टाइप पे कि आप कौन सा रिसर्च टाइप यूज़ कर रहे हैं, आपके ऑब्जेक्टिव क्या है, और उसके लिए कौन सा सैंपल टेक्निक जो है, सैम्पलिंग टेक्निक जो है वो रिक्वायर्ड है। जैसे नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, प्रोबेबिलिटी में रैंडमाइजेशन है, सिंपल रैंडमाइजेशन है, और बहुत सारे कन्वीनियंस सैम्पलिंग है, कंसेक्यूटिव सैम्पलिंग है, तो बहुत ज़्यादा सैम्पलिंग के टेक्निक्स है। तो आपने यहाँ ये भी डिसाइड करना होगा कि मैं कौन सा टेक्निक यूज़ करूँगा, तो इसको भी आप लिख लेंगे। तो आपने पॉपुलेशन डिफाइन किया, आपने सैंपल साइज डिफाइन किया, आपने सैम्पलिंग टेक्निक को डिफाइन किया, इसके बाद आपने स्टडी के सेटिंग को डिफाइन करना है कि मैं ये स्टडी कहाँ पे करूँगा और उसकी ड्यूरेशन कितना होगा, फ्रॉम विच डेट टू विच डेट मैं ये सारा प्रोसेस जो है कंप्लीट करूँगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आप लिख लेंगे। इसके बाद ये तो आपने सैंपल साइज वगैरह कैलकुलेट किया, इसके बाद आपने ये लिखना होगा कि मैं कौन से प्रोसीजर यूज़ करूँगा। जैसे फॉर एग्जांपल कोई बंदा स्टडी कर रहा है ब्लड शुगर पे, डायबिटीज़ के पेशेंट पे, उसका ब्लड शुगर वो किसी भी चीज़ से कोरिलेट कर रहा है, तो वो ब्लड शुगर पे जो मेजरिंग ऑफ ब्लड शुगर पे काम कर रहा है, तो वो ये बताएगा आगे प्रोसीजर में कि मैं पेशेंट को किस तरह चूज़ करूँगा, और फिर पेशेंट से ब्लड कैसे लूँगा, कितना लूँगा, किस चीज़ में लूँगा, फिर उससे सीरम कैसे निकालूंगा, फिर सीरम से मैं ग्लूकोज कैसे मेजर करूंगा, फिर ग्लूकोज कैसे रिकॉर्ड करूंगा, फिर उसको हाइपरग्लाइसीमिया हाइपोग्लाइसीमिया में कैसे इंटरप्रेट करूंगा। तो ये सारी चीज़, इसके बाद उसने ये सारे प्रोसीजर बताने हैं। सैंपल साइज में तो बता देगा कि मैं 100 ब्लड सैंपल लूँगा,
ठीक है। और कन्वीनियंस सैम्पलिंग लूँगा फॉर एग्जांपल। नीचे उसने ये भी बताना होगा कि वो ये 100 सैंपल कैसे लेगा ब्लड के और फिर उससे ब्लड ग्लूकोज कैसे मेजर करेगा। तो ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा काम करने जा रहे हैं, आपका वेरिएबल क्या है और उस वेरिएबल के लिए आपको कौन से इंस्ट्रूमेंट के कौन से प्रोसीजर की ज़रूरत पड़ती है, वो आपने डिटेल से यहाँ पे मेंशन कर लेना है। इंस्ट्रूमेंट के मॉडल के साथ, कंपनी से परचेजिंग अगर आप करते हैं कंज्यूमेबल की, तो वो भी आपने बताना होगा कि हम ये वाले कंज्यूमेबल यूज़ करेंगे और इस कंपनी से परचेज करेंगे और इस तरह करेंगे। इसके बाद आपने आगे ये भी बताना होगा कि अगर हमारा डेटा इस तरह आता है, जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई कोरिलेशन कर रहे हैं, दो ग्रुप में आप देख रहे हैं या दो ग्रुप में डिफरेंस देख रहे हैं, उनके मीन में डिफरेंस देख रहे हैं, तो आपने ये भी बताना होगा कि मेरे पास दो ग्रुप्स हैं और उनमें जो मीन आएगा तो एक के मीन और दूसरे मीन के डिफरेंस को मैं कुछ स्टैटिस्टिकल टेस्ट अप्लाई करूंगा। तो आप ये भी देखेंगे कि मैं कौन सा वाला स्टैटिस्टिकल टेस्ट अप्लाई करूंगा और उसके लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल लेट से आप लिखते हैं कि मैं टी टेस्ट अप्लाई करूंगा और इसके लिए मैं SPSS जो है वो सॉफ्टवेयर यूज़ करूंगा, और यहाँ पे आप ये भी बताएंगे कि SPSS का कौन सा वर्जन आप यूज़ करेंगे, ठीक है, या स्टेटा है या कोई और दूसरे सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, तो वो सॉफ्टवेयर मैं यूज़ करूँगा और उसके ये वाले टेस्ट में अप्लाई करूँगा। और अगर आपकी सिंपल डिस्क्रिप्टिव फाइंडिंग है, डिस्क्रिप्टिव स्टडी है, जैसे आपने सिर्फ परसेंटेजेस देने हैं या फ्रीक्वेंसी की परसेंटेज है या प्रेवलेंस की परसेंटेज है या इंसिडेंस की परसेंटेज है, रेट है, कोई भी चीज़ है, तो उसके लिए आपको फिर स्टैटिस्टिकल टेस्ट की ज़रूरत नहीं होती। फिर आप डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक उस पर अप्लाई करते हैं, तो वो आप एक्सेल में भी कर सकते हैं या आप हैंड कैलकुलेशन से भी कर सकते हैं। तो ये डेटा की एनालिसिस, प्रोसीजरल सारे एक्सेप्ट, फिर जो डेटा आएगा उसकी एनालिसिस आप कैसे करेंगे और उसकी इंटरप्रिटेशन फिर आप कैसे करेंगे, ये भी आपने अपने रिसर्च प्रपोजल में लिखना होगा। इससे आगे एक दो स्टेप और भी है। लेट मी चेक कि कोई चीज़ रह तो नहीं गई, क्योंकि मैंने अपने लिए पॉइंट्स लिखे थे ताकि मैं आपको फिर कोई चीज़ मिस ना करूं। अच्छा, इसके बाद हम जाएंगे फिर इस पे कि जब ये सारे काम हो जाएं, आपने स्टेटमेंट लिखा, आपने उसके बाद जो है ऑब्जेक्टिव सेट किए, स्टडी पॉपुलेशन, सैंपल साइज, स्टडी टेक्निक, प्रोसीजरल सेट, सारी चीज़ें बताई, स्टैटिस्टिकल टेस्ट इफ प्रेजेंट, सारी चीज़ें आपने बताई। इसके बाद आपने एक वर्क प्लान बनाना है अपने प्रपोजल में। वर्क प्लान में हम ये लिखते हैं कि हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर अ पर्टिकुलर टास्क एंड व्हेन ही विल परफॉर्म दिस टास्क एंड वेयर ही विल परफॉर्म दिस टास्क। तो आप इस तरह एक फॉर्मेट बनाएंगे, ठीक है। उसमें आप लिखेंगे जैसे फॉर एग्जांपल के शुरू का जो राइटिंग है प्रपोजल का और कॉन्सेप्ट है, ये प्रिंसिपल ऑथर करेगा और ये फना तारीख से फना तारीख तक ही काम करेगा। उसके बाद फिर हम लोग लेट से कि हम MRSA आइसोलेट करें क्लिनिकल स्पेसिमेन से, तो फना डेट से फना डेट तक हम MRSA आइसोलेट करेंगे और ये ड्यूटी फना बंदे की होगी, इस तरह। तो इस तरह का आप पूरा वर्क प्लान बनाएंगे। वर्क प्लान के लिए जो मोस्ट कॉमन फॉर्मेट यूज़ होता है, तो वो एक चार्ट का फॉर्मेट यूज़ होता है, उसे गैंट चार्ट कहते हैं। मैं इसमें शेयर नहीं कर पा रहा क्योंकि ये डायरेक्ट शॉट की वीडियो है, तो मैं अपने जो देखने वाले हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो गूगल पे जाएं, वो गैंट चार्ट लिखे, GANT गैंट और CHART चार्ट, गैंट चार्ट। तो गैंट चार्ट मोस्ट कॉमनली प्रपोजल में यूज़ होता है टाइम फ्रेम के लिए या वर्क प्लान को बनाने के लिए। तो वर्क प्लान बनाने के लिए आप गैंट चार्ट यूज़ करते हैं। उसके बाद जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है बजटिंग। आप बजट बनाएंगे पूरा कि जितने भी आपको रिसोर्सेज चाहिए, अगर आप ह्यूमन रिसोर्स को हायर करते हैं उनको आप कितना देंगे, अगर आप कंज्यूमेबल लेते हैं तो पर यूनिट प्राइस उसका कितना आएगा, और आपको स्टडी में टोटल कितने यूनिट चाहिए और उन टोटल यूनिट का प्राइस क्या है, उस पर कोई गवर्नमेंट टैक्स है तो वो टैक्सेशन कितनी है, ये सारी चीज़ें आप बनाते हैं बजटिंग में, ठीक है। बजट बनाने के बाद आप बिब्लियोग्राफी रेफरेंसेस डालते हैं और यहाँ पे आपका रिसर्च प्रपोजल या साइनॉप्सिस जो है वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। ये वो मेजर स्टेप्स थे जो आप शुरू करते हैं प्रॉब्लम से और आप एंड करते हैं रेफरेंस राइटिंग पे, तो आपका रिसर्च प्रपोजल जो है वो कंप्लीट हो जाता है। इस एक एक स्टेप को समझने के लिए, डिटेल डिस्कशन के लिए मैं इंशाल्लाह वेरी सुन एक लेक्चर सीरीज़ शुरू करूंगा और वो रिसर्च मेथोडोलॉजीज ऑफ सीरीज़ के नाम से होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में वो सीरीज़ भी शुरू कर दूंगा। तब तक के लिए
ये इन्फॉर्मेशन मैंने आप तक पहुंचाई है। अब आई होप कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होंगी। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है और आपने फ़ायदा हुआ है आपको, तो फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और साथ ही साथ नोटिफिकेशन के बिल को भी प्रेस कर दे ताकि मेरी नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।